शुरू से परिचय दूँ। मैं हरिदास मीणा, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। राजनीति विज्ञान के पेपर थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा चल रही थी। आज उसका उसी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सार रूप में प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य पालना का पर्यायवाची माना है। वह कहता है कि समाज में जब व्यक्ति की आत्मा के तीनों गुणों में आपसी सामंजस्य बिठा जाता है, तब एक प्रकार से वो व्यवहार करे समाज में, तो ये एक तरह से न्याय की परिकल्पना है। इसी तरह प्लेटो ने कहा कि व्यक्तिगत न्याय की जगह सामाजिक न्याय की अवधारणा थोड़ी व्यापक है। उसने व्यक्ति आत्मा के तीन गुणों इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि के आधार पर तीन वर्ग बतलाए हैं, और तीन वर्गों में जिनमें इंद्रिय तृष्णा है वो उत्पादक वर्ग, जिनमें शौर्य का गुण प्रधान है वो शासक सैनिक वर्ग, और जिनमें बुद्धि की प्रधानता है वो शासक वर्ग में आते हैं। तो प्लेटो ने सामाजिक न्याय के संदर्भ में कहा है कि जब समाज के तीनों वर्गों के व्यक्ति अपने अपने वर्गों के कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएंगे, तो ये एक प्रकार से प्लेटो के अनुसार एक सामाजिक न्याय की धारणा देखने को मिलती है। प्लेटो ने इस संदर्भ में कहा है कि इसमें हस्तक्षेप का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात व्यक्ति तीनों वर्गों के व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में रहेंगे और उन्हीं अपने क्षेत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में या दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में वे अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसी को उन्होंने हस्तक्षेप की सिद्धांत के बारे में कहा है। इसी संदर्भ में उसने कार्य विशेषीकरण की नीति भी लागू की है। इसका तात्पर्य ये होता है कि एक तरह से जो व्यक्ति जिस गुण की प्रधानता रखता है वो उसी वर्ग में जाए और उसकी कई कर्तव्यों को पूरा करे, तो कार्य में विशेषीकरण देखने को मिलेगा, अर्थात वो कार्य अच्छी तरह से हो सकेगा। प्लेटो ने इस तरह से न्याय की अवधारणा में ये व्याख्या की। अब हम ये देखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को यहाँ देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं इसमें। पहली विशेषता है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो ने ये कहा कि ये न्याय वैधानिक नहीं है, बल्कि एक नैतिक अवधारणा है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्यों पर टिका रहने के कारण यह एक नैतिक अवधारणा है। दूसरी विशेषता है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है और संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो ने कहा कि न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो ने कहा कि मानवीय आत्मा के तीन गुण होते हैं, तो तीन गुणों के आधार पर तीन वर्ग समाज में देखने को मिलते हैं। इनमें विवेक की प्रधानता है वे शासक वर्ग, जिनमें साहस की प्रधानता है वो सैनिक वर्ग, जिनमें तृष्णा की प्रधानता है वो उत्पादक वर्ग कहा जाता है। तो उसने कहा कि इन तीनों वर्गों में जिन जिन गुणों की प्राकृतिक गुणों की प्रधानता है वे व्यक्ति उसी
वर्ग में जाएंगे तो उसने एक प्रकार से बताया कि वे कार्यों को भली भांति कर सकते हैं जिनमें जिस प्राकृतिक गुण की प्रधानता होती है, तो उसके आधार पर कार्यों में विशेषीकरण देखने को मिलता है, अर्थात वो कार्य अच्छी तरह से हो सकता है। इसके बाद प्लेटो ने चौथी विशेषता इसमें बतलाई है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि तीनों वर्ग के व्यक्ति केवल अपने ही वर्ग में रहेंगे, दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीनों वर्ग के व्यक्ति जब अपने ही वर्ग के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो यहाँ हस्तक्षेप की नीति दिखाई पड़ती है। इससे समाज में सामंजस्य बना रहेगा और एक अतिक्रमण सा दिखाई नहीं देगा। पांचवी विशेषता है यह अतिव्यक्तिवाद का विरोधी है और सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। प्लेटो ने कहा कि यह व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है, इसलिए इसमें अतिव्यक्तिवादी विचार नहीं है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं, वर्ण एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। इसलिए इससे समाज में एकता बनी रहेगी, समाज का विखंडन नहीं होगा। छठवीं विशेषता है दार्शनिक शासक। प्लेटो ने कहा कि न्याय सिद्धांत में दार्शनिक शासक की अहम भूमिका रहेगी, अर्थात जो लोग अपने वर्ग के कार्यों को नहीं करेंगे उन पर दार्शनिक शासक नियंत्रण रखेगा और वो उनसे अपने वर्ग के कर्तव्यों को पूरा कराने के लिए बाध्य करेगा। तो यहाँ दार्शनिक शासक को प्रधानता दी गई है कि दार्शनिक शासक पर वह शक्ति रहेगी जो एक प्रकार से सभी वर्गों के व्यक्तियों को कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करेगा। इस प्रकार से इसकी 5-6 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से आगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचनाएं की हैं, उन आलोचनाओं को देखना तर्कसंगत है। नंबर पहली आलोचना है इसमें, यह कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो ने यह कहा कि इसमें कर्तव्यों पर जोर दिया गया है और कर्तव्यों पर जोर देने के कारण विधि से या कानून से इसका संबंध नहीं है, इसलिए यह एक कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा है। दूसरी आलोचना प्लेटो के सिद्धांत की गई, दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित। विद्वान आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, इससे दार्शनिक शासक का निरंकुश होना दिखाई पड़ता है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को समझ शक्तियाँ सौंप दी हैं, इससे दार्शनिक शासक निरंकुश होने की भी संभावना रहती है, इसलिए दार्शनिक शासक को समझ शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित है। तीसरी आलोचना है मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। आलोचक कहते हैं कि जब विकास होगा नहीं, अर्थात व्यक्ति अपने ही कर्तव्य क्षेत्र में रहेगा और दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में नहीं जाएगा, तो यह लगता है कि मनुष्य का एक पक्षी विकास होगा, अर्थात एक वर्ग जो निम्न वर्ग है या उत्पादक वर्ग है वो पिछड़ जाएगा। इसलिए मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं, क्योंकि समाज मनुष्यों से बनता है तो समाज का भी विकास नहीं होगा, क्योंकि उन व्यक्तियों को उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलेंगे कि वे सैनिक या शासक वर्ग में पहुँचें, तो इससे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। चौथी आलोचना है इसमें गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। प्लेटो ने गुणों की बात की है, लेकिन गुणों का निर्धारण कैसे होगा इस बारे में प्लेटो मौन है। इसने बताया कि
मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं, जैसे तृष्णा, साहस और बुद्धि। तो इनके निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, इस बात में प्लेटो मौन है कि जन्म के आधार पर प्लेटो कहता है कि जन्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में या उत्पादक वर्ग में पैदा होता है तो वो एक प्रकार से उत्पादक वर्ग में ही रहेगा, लेकिन एक गुणों की आगे चल के व्यक्ति में गुणों की भी बदलाव आ जाता है गुणों का। तो उस बदलाव के कारण व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, किंतु यहाँ गुणों के निर्धारण का कोई ठोस आधार प्लेटो ने प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए इसको गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं के बिंदु के आधार पर आलोचना की जाती है। 5वीं आलोचना है, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान के बड़े बड़े राज्यों पर लागू नहीं होता और इसको समाज पर लागू करना भी कठिन है, इसलिए प्लेटो का यह एक अव्यवहारिक सिद्धांत सा लगता है कि वर्तमान के बड़े बड़े राज्यों पर ये लागू नहीं हो सकता। 6वीं आलोचना है, सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना। प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ दे दी हैं और दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ देने से एक प्रकार से वो वर्ग एक सर्वाधिकारवादी वर्ग बन जाता है, वो निरंकुश हो जाएगा और निरंकुश होने के कारण सत्ता का दुरुपयोग करेगा, इसलिए ये सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। अगली आलोचना है, वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को विशेष शक्तियाँ दे दी हैं, उसी को ये कह दिया है कि एक तरह से अन्य वर्ग के लोग हैं वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, यदि वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो एक तरह से शासक वर्ग उनको बाध्य कर देगा। तो यहाँ पर वर्गीय विशेषाधिकारों का अनुचित समर्थन दिखाई देता है। इस प्रकार से प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत है, वो आलोचकों ने प्रमुख आलोचनाओं के आधार पर अनुचित बतलाया है। इस प्रकार से हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ से आगे प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत का महत्व है उस बारे में कुछ बिंदु देखने योग्य हैं। पहला तो ये कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा उस समय फैली हुई अराजकता को ख़त्म करने के लिए इसका महत्व था कि अराजकता फैली हुई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्लेटो ने यह सिद्धांत दिया। उसने कहा कि यदि समाज के तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके उनका पालन करते हैं तो इससे समाज में एकता बनी रहेगी और समाज के लोग हैं वे सामंजस्य बनाते हुए अपने अपने वर्गों में रहेंगे। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत का इतना महत्व है कि इस सिद्धांत से समाज में अव्यवस्था, अराजकता, कर्तव्यहीनता और समाज की जो एकता नहीं थी उसके बारे में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के आधार पर एक प्रकार से इसमें इन तत्वों को समावेश करने के लिए ये प्रस्तुत किया है। देखिए